अस्सलामुअलैकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, पाकिस्तान में आजकल इदारों के किरदार और इख्तियारात की बहस ज़ोरों पर है। चाहे पार्लियामेंट की तरफ से इलेक्शन बिल 2017 की मंजूरी का मामला हो, मियां नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की पार्टी सदारत पर बहाली का मामला हो, और ख़त्म नबूवत से मुतल्लिक हलफनामे की तब्दीली का मामला हो, और इसके अलावा मियां नवाज शरीफ की जानिब से इदारों पर तनकीद हो, और इसके अलावा या फिर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में अदम तवाज़न का मामला हो। क्या इदारे अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं, और क्या वाकई में इदारों के दरमियान इस वक्त तनाव की सी कैफियत है, और अगर ऐसा है तो इस सूरत हाल से निकलने के लिए अब लाया अमल क्या होना चाहिए? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में वक्त देने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन इस्लाहात बिल 2017 जो कि पार्लियामेंट से मंजूर हुआ। इसमें ख़त्म नबूवत हलफनामे के हवाले से हुकूमत अब काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार है, काफ़ी ज़्यादा दबाव का शिकार है। गो के हुकूमत ने कौमी असम्बली से तरमीम जो है वो दोबारा इसमें कर ली है, तो पुराना हलफनामा बहाल हो गया है, और अब हुकूमत काफ़ी ज़्यादा इसमें तौजीहात भी, वजाहतें भी पेश कर रही है। लेकिन आपकी कानूनी राय क्या है? क्या वाकई में पार्लियामेंट से आइनी और कानूनी कोताही सरजद हुई है? अस्सलाम वालेकुम समर साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, और आपने पहले बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मेरी नज़र में बहुत अहम क्वेश्चन है। इसकी बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। ख़त्म नबूवत का आपको पता है कि हमारा ईमान है सबका, और इसके लिए इस कौम ने बड़ी जद्दोजहद भी की, और उसके बाद आपने देखा कि उसमें सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई थी 1974 में। उन्होंने आर्टिकल 260 में एक ऐड किया था, सब आर्टिकल 3, उसमें कहा गया था कि मुस्लिम्स कौन है, नॉन मुस्लिम्स कौन है। जहाँ तक ये अहमदीज़ ग्रुप का ताल्लुक है, इनको नॉन मुस्लिम कहलाया गया था। हमेशा से कंट्रोवर्सी यही रही है कि ये जो है ना, पता नहीं कितने सालों से, उस वक़्त भी काफ़ी साल हो गए थे कि ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, और तमाम कौम इसमें खड़ी हो गई थी, और कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटीज़ बनी, और ये हुआ। इस दफ़ा क्या हुआ, बदकिस्मती से ये जो हमारे इलेक्शंस लॉ का बिल था, ये बड़ी जल्दबाजी में पेश किया गया। जल्दबाजी में पेश करने का एक और भी वजह है, वो शायद आप भी जानते हैं, आवाम भी जानती है, कि ये जो डिसक्वालीफाइड नाअहल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, वो चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके इसमें जो है ना, कोई इसको अगर पास कर लिया जाए इस कानून को, तो मैं वो जो सेक्शन है 203 इसका, उसके मुताबिक वो जो कदगन है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट के 5 और प्रोविजों के नीचे लगा हुआ होता है, वो हट जाए, और मैं उसके बाद जो है ना सदर बन जाए। लेकिन इसके साथ ही साथ इस तरफ आते हुए आपके क्वेश्चन की तरफ, इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की, और इनको ये नहीं पता था कि ये वो इस्लामिक स्टेट है जहाँ पर जो है ना हमारा इस्लाम जो है ना हमारा ऑफिशियल मज़हब है। और उसके बाद फिर ये जितनी भी तरमीम आई हैं, जितने भी हलफनामे में तरमीम लॉज में आई हुई हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न के नीचे थी। इन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि इंटेंशनली, ये कोई, मैं नहीं कहूँगा कि इनको शायद इस बात का पता नहीं था, क्योंकि उसके बाद इन्होंने कोई इंक्वायरी भी नहीं करवाई। अगर इंक्वायरी की जाए, जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनके जो है हेड्स रोल बैक होने चाहिए थे अभी तक। लेकिन इन्होंने ये कहा कि शायद बार कैफ़ी है कि जब तमाम ये लोगों ने देखा, इस मुल्क की तमाम कौम 2 दिन के अंदर जितना रिएक्शन शो किया है किसी बात में, मेरा ख्याल है कि आज तक, और राइटली सो, मैं इसको इंडोर्स करता हूँ। एक और बड़ी अहम बात है, अक्सर अरकान पार्लियामेंट की जानिब से ये तासुर उभरा, उन्होंने बाद में ये वजाहत भी दी कि जिस वक्त हाफिज़ हमदुल्ला साहब सेनेट में तरमीम लेकर आ रहे थे कि ये तब्दील किया जा रहा है, इसी में हलफनामा जो है, तो थोड़ा सा बताइएगा हमारे नाजरीन के लिए भी। अरकान पार्लियामेंट ये कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आई, कोई ज़्यादा फ़र्क समझ नहीं आया आई डिक्लेयर और आई सॉलमली सवेयर के दरमियान। तो बेसिकली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमें बताइएगा कितना ज़्यादा फ़र्क है आई सॉलमली सवेयर और आई डिक्लेयर के दरमियान, कितना फ़र्क है? पार्लियामेंटेरियन भी इस फ़र्क को ज़्यादा समझ नहीं पाए, वो कहते हैं, अक्सर कहते हैं हम इसलिए अपने वोट नहीं कह सकते। मैं आपके तवस्सुत से अपनी रिजर्वेशन बताऊँगा, और नहायत इज़्ज़त के साथ, कि अगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस को, जो कि 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, कसम उठाने में और इकरार करने में फ़र्क नज़र नहीं आता, तो वो फिर नाअहल हैं कि यहाँ पर कंटिन्यू कर सकें। कसम जब आप उठाते हो तो आप पाबंद हो जाते हो,
और अगर आप बिलीव की बात करते हो तो आपके यकीन के मुताबिक है। और जब इनको ये पता चला कि हामिदुल्लाह साहब ने लेकर आए, इस वक्त उनको ये चाहिए था कि कम से कम इसकी क्लैरिफाई कर लेते। हामिदुल्लाह साहब ने ठीक तरीके से पॉइंट आउट किया कि कसम होनी चाहिए, लेकिन वहाँ हमें ये समझ नहीं आती कि इन लोगों ने जल्दबाजी क्यों दिखाई। मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताई है ना कि इस जल्दबाजी की वजह कोई और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी दोनों के डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखे ना, ये जब आप सोलमली कोई कसम खाते हो और कसम खाने के बाद आप उसके पाबंद हो जाते हो, जब आप सोलमली नहीं करते हो वैसे ही आपने इकरार किया हुआ है तो उसको आपके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। इस कसम की वजह से आपके खिलाफ केस रजिस्टर हो सकता है, आपको सजा हो सकती है, पर्जरी है कि आपने कसम खाकर ये क्या बात की है। लेकिन इन्होंने नहायत ही चालाकी से ये अमेंड किया था, और ये अमेंड ये नहीं है कोई सहवन हुआ, मैंने पहले भी कहा था ये एक इरादतन गलती इन्होंने की थी, और गलती भी नहीं कहूँगा, इरादतन इसलिए किया गया था कि इनके शायद किसी के कहने पर या किसी जगह से कोई एजेंडा आया था, क्योंकि इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सा काम किया है जो कि अभी तक लोगों के उसमें जो है ना सामने नहीं आया है। कुछ जगहों पर उस पर एतराज़ किया है। एक साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है, जो इनका सेक्शन है ना 241, उसके नीचे जो है ना कुछ उन्होंने लॉज को रिपील किया है। उसमें एक लॉ ये था जो कि कंडक्ट ऑफ द जनरल इलेक्शंस ऑर्डर 2002 का था। उसमें 2 सेक्शंस हैं जो बड़े अहम हैं, उसको कहते हैं 7B और 7C। अब 7B और 7C में ये है कि अगर किसी को ये शक हो जाए कि ये अहमदी है या कादियानी है या लाहौरी ग्रुप से इसका ताल्लुक है, तो वो जाकर दरख्वास्त दे सकता है रिवाइजिंग ऑफिसर को, जो कि वोट रजिस्टर करते हैं। वो भी इन्होंने उसको जो है कलअदम करार दे दिया, ये जानते हुए कि अब इसके ऊपर इंक्वायरी करने की कोई पोजीशन नहीं होगी। अब हमारी जो लीगल टीम है जिसमें जस्टिस ये असदुद्दीन शेख साहब हैं और दूसरे लोग हैं, उन्होंने इसको बड़ा एग्जामिन किया। एक पटिशन हमारी पार्टी की तरफ से फाइल हो गई है, इसमें भी आजकल वो काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल कल मेरे साथ आएंगे वो डिस्कस करने के लिए, और इसको भी हम ऐड कर रहे हैं कि ये इन्होंने ये प्रोविजन भी इंटेंशनली रिमूव की है ताकि इस किस्म के लोगों को जो कि ज़ाहिरन तौर पर अपने आप को कहें कि मुसलमान है, क्योंकि वो तो नहीं मानते हैं ना। अगर आप हिस्ट्री देखें, अगर आप अहमदीस की हिस्ट्री देखें, आप वो जजमेंट पढ़ लीजिएगा कि जो जजमेंट PLD 1993 में SCMR 1993 में 1718 के पेज पर एक जजमेंट है। उसमें शफीर रहमान साहब थे, उसमें अब्दुल कदीर चौधरी साहब थे। उसमें उन्होंने बहुत क्लियर किया हुआ है कि ये तो हमको मुसलमान मानते नहीं है, ये तो कहते हैं हम मुस्लिम हैं, और जब ये फार्म भरते हैं ना, ये कभी भी इस बात को नहीं मानते। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन की वजह से अब उस लॉ को कलअदम करार देने के जो कॉन्सिक्वेंसेज है ये हैं कि ये भले झूठा और जो है ना एक डिक्लेरेशन या जो भी कुछ फाइल करेंगे, लेकिन हैं कादियानी, इसलिए इन पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए। और असेंबली वो जो उस एक्सटेंट तक है उसको भी हम चैलेंज कर रहे हैं। और बल्कि मैं तमाम हुकूमती जमात ने भी कमेटी एक तहकीकाती बना दी है। मियां नवाज शरीफ साहब ने, जो कि पार्टी सदर हैं, उन्होंने ये एक तहकीकात के लिए राजा ज़फ़रुल हक साहब को जिम्मेदारी सौंपी है। एहसन इकबाल साहब और मुशाहिदुल्लाह साहब इनकी कमेटी में हैं। तो मैं साहब के आपके बात से बिल्कुल जो है इत्तेफाक नहीं करूँगा। राजा ज़फ़रुल हक साहब के लिए मुझे बड़ी इज्जत है। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने लिए करवाया था सारा, की जल्दबाजी से मैं सदर बन। आपका जो वजीर है लॉ का जाहिद हामिद साहब, और जो आपका लॉ सेक्रेटरी हैं जो इसको डील करते हैं, जो कि आपके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, उनका काम था इसको पढ़ें। सही आपको याद होगा कि इस सिचुएशन में मेरे खिलाफ एक रेफरेंस आया था। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। मेरे खिलाफ मुशर्रफ ने एक रेफरेंस आया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलअदम दिया था। उसके फौरन बाद जो कि उस वक्त जो है ना प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उन्होंने लॉ सेक्रेटरी और उन्होंने साथ ही साथ जो है ना वो जो वसी साहब थे, वसी साहब वो जो थे मिनिस्टर लॉ, उन दोनों के हेड्स रोल बैक किए थे। ये इनको पता था कि जाहिद हामिद और इनका सेक्रेटरी लॉ और सेक्रेटरी, इसमें कौन सी बात है कि हजूर पाक की, आप देखो इसमें जज्बात में आने की बात नहीं होती है, उनकी हजूर पाक की शान में कोई मामूली सी बात का है, और हम मुसलमान होकर कैसे इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन सर इसी बिल की शिक नंबर 203 है जिसमें तरमीम की गई, और अब
कोई भी नाअहल शख्स जो है वो पार्टी में ओहदा भी रख सकता है, पार्टी सरबराह भी बन सकता है। नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सरबराह बन गए इसी बिल में तरमीम के तहत, लेकिन क्या वजह है अब उनके मुंतखब होने के बाद इस जो तरमीम है स्पेसिफिकली ये वाली अब जो गो के चैलेंज हुई है सुप्रीम कोर्ट में, इसके आइनी मुज़मिरात इसके क्या हो सकते हैं? आप पहले एक बात और समझ लीजिएगा समर अब्बास साहब, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ना, जो अब कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है 2A। उसमें जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसमें एक क्लास है, उसमें ये क्लास है कि पाकिस्तान के लोग अपनी ज़िंदगियां इस्लाम, कुरान और सुन्ना के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। इस्लाम का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है सच्चाई, इस्लाम का ये प्रिंसिपल होता है कि ईमानदार। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, क्योंकि रिव्यू डिसमिस हो गई हुई है, उनको ये उन्होंने कहा कि ये ईमानदार नहीं हैं, उन्होंने कहा कि डिसऑनेस्ट हैं, और ये जो आर्टिकल 62 सब आर्टिकल 1 क्लास F उसकी वजह से ये अहल नहीं रहे हैं। आप ये क्या समझते हैं कि ऐसा आदमी जो कि बेईमान हो, इसका मतलब तो ये निकला कि जो भी क्रिमिनल है, यहाँ बड़े बड़े क्रिमिनल जेलों में बैठे हुए हैं, उसमें आपके लैंड माफियाज हैं, उसमें आपके ड्रग माफियाज हैं। अब जब मैं कराची का केस कर रहा था लॉ एंड ऑर्डर का, मेरे साथ और भी बेंच में दूसरे लोग थे, इतने हार्डन क्रिमिनल उसमें, जिसका आप अजमल फाड़ी का नाम ले लें, कामरान साहब ने हवाला भी दिया कि कल को वो भी किसी पार्टी के सरबराह बन जाएंगे अजमल नहीं, फाड़ी। तो वो अब तो आसान हो गया। जो इस मुल्क में बेईमान तरीन आदमी है, जेलें भरी पड़ी हैं, और जेलों में देखे ना बड़े बड़े ड्रग्स के लोग जिनको हम सजाएं देते हैं, जाकर पार्टी के मेंबर साहब क्या जो पार्टी के चेयरमैन बनेंगे, इस मुल्क की किस्मत को गवर्न करेंगे। ये कितनी बदकिस्मती है इस मुल्क के साथ कि आप सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, अपनी पावर को बचाने के लिए इतना बड़ा आपने कदम उठाया है कि रास्ते खोल दिए क्रिमिनल्स के लिए कि पॉलिटिकल पार्टी का अब वो हेड बने। ठीक, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से मंजूर करदा किसी बिल को स्ट्राइक डाउन कर सकती है? इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। चौधरी साहब, ये जो आर्टिकल 203 है इलेक्शन इस्लाहात बिल का, इसकी मंजूरी के बाद जब अब आप भी पटिशनर है सुप्रीम कोर्ट में, इस तरमीम को चैलेंज किया गया है कि नाइल शख्स पार्टी सरबराह जो बन सकता है, इस वाले से हुकूमत ने जो तरमीम की है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से मंजूर करदा किसी बिल को स्ट्राइक डाउन कर सकती है? जबकि अपोजिशन कहती है कि एक शख्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये तरमीम की गई है, तो क्या अदालत इंटेंशन को यहाँ मैं अपोजिशन के साथ बिल्कुल इतफाक़ करता हूँ। एक नहीं, एक से ज़्यादा आपको मिसालें मिलेंगी जिसमें पर्सन स्पेसिफिक, जो कि एक आदमी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आपने इस किस्म की तरमीम लाई हो, जिसकी वजह से वो जो आइन की खिलाफ वर्जी होती हो। एक प्रोविज़न मैंने बताई, दूसरी प्रोविज़न आप ये देखें, आप एक पार्टी के मेंबर बनना चाहते हो, आप PMLN के मेंबर बनना चाहते हो, PMLN की गवर्नमेंट है, वो आपको सिक्योरिटी लाइफ की भी देती है, आपकी प्रॉपर्टी की भी देती है, जिसका हेड के मुतल्लिक ये कहा जाएगा कि आया कि वो आर्टिकल की 9 की, आर्टिकल 14 की, आर्टिकल 17 जो कि पार्टीज को डील करती है, उसकी जो है ना, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसकी वायलेशन हुई है। ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा वास्ट उनके पास इख्तियारात होते हैं, और उस इख्तियारात की वजह से एक दफ़ा नहीं, इससे पहले आपको NRO का केस आप देख लीजिए, उसके बाद ये बाज मोहम्मद वाला केस जो है ये था, उसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला केस था, पर्सन स्पेसिफिक वो सारा था, वो हम लोगों ने सारा उसको सेट असाइड। मियां साहब का ये जश्न आर्जी है आपके नज़दीक? मैं कहता हूँ कि मियां साहब को ये जिस वजह से, जिन हालात से नाअहल ये हुए हैं, और नाअहल होने की वजह से ये जिन आर्टिकल का मैंने आपको हवाला दिया, और ये जो आपको मैंने आर्टिकल 2A ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का हवाला दिया है, इसके अगर कसौटी पर आप परखेंगे, एक मिनट के लिए भी इनको PMLN का सदर नहीं रहना चाहिए। PML की रूट्स जाती हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तक, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ऑनेस्टी, फाउंडिंग फादर, कैसे उसने मुल्क हासिल किया। आज आपने उस पार्टी पर उस आदमी को बिठाया जिसको मैंने नहीं कहा है, आपने नहीं कहा, अवाम ने नहीं कहा,
आपकी एपेक्स कोर्ट ने उसके ऊपर सील लगाई है कि दिस पर्सन इज एन डिसऑनेस्ट। लेकिन जो साहब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में अब सुप्रीम कोर्ट कितनी मुश्किल में होगी, चूंकि अगर एक नाअहल शख्स को जो पार्टी ओहदा बरकरार रखने से मुतालिक अगर वो नाअहल करार दे दिया जाता है, उसी जो हुकूमत का फैसला है, जो तरमीम है, इसे स्ट्राइक डाउन कर देती है, तो फिर इदारों के दरमियान महाज आराई की एक वो तासुर उभरेगा। अगर नहीं करते तो अगर उसको अप होल्ड करते हैं पार्लियामेंट की जो तरमीम थी उसी को, तो फिर क्या प्रेसिडेंट सेट होगी? नहीं, किस बात की महाज आराई? नून लीग तो तासुर दे रही है ना, नून लीग तो कह रही है कि हमें टारगेट किया जा रहा है मुसलसल, सुप्रीम कोर्ट से हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। बात सुने, क्योंकि आपके खिलाफ फैसला आ गया इसलिए आपको टारगेट किया जा रहा है। जब आपके हक में फैसला आता तो उस वक्त तो आपने कभी नहीं, ये नहीं होती बात। कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्कीम है, कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, और ये अगर आप चाहेंगे आपको 100 से ज्यादा मैं मिसालें आपको दे दूंगा, लेकिन आपके पास टाइम हो फिर आप किताबें भी निकाल कर पढ़ें कि किस किस पॉइंट पर इस तरह का जुडिशियल रिव्यू हुआ और स्ट्राइक डाउन हो गया। और अगर स्ट्राइक डाउन उन्होंने कर दिया, कोई महाजराई नहीं होगी। इससे पेशतर मैंने आपको देखो एनआरओ के केस की बात बताई, उसके बाद मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस की बताई, उसके बाद फिर मैंने और भी जुडिशियल रिव्यू के बहुत से केसेस, यहाँ तक कि कॉन्टेक्स्ट ऐसे हुए थे जो हम कह रहे थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अगेंस्ट है, वो स्ट्राइक डाउन हुए। उसकी वजह ये कि सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है, ये कोर्ट को पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई हैं। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग ने कोई किसी को पावर नहीं दी है, या फॉर दैट मैटर किसी को खुश भी नहीं होना चाहिए। ये आज अगर कोई जुडिशियल पावर एक्सरसाइज हो रही है, कल या जो गुज़िश्ता लोग थे उनके खिलाफ भी तो होती रहती थी। ये कौन सी बात हो गई? कोई महाजराई नहीं होगी, ना महाजराई होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब एक तनकीद काफ़ी ज़्यादा अदालत पर कर रहे हैं कि पीसीओ के तहत हलफ उठाने वाले जजेस तो सादिक और अमीन हो गए, जबकि सियासतदानों के सरों पर सादिक और अमीन ना होने की तलवार जो है वो मुसलसल लटक रही है। क्या वाकई आप समेत वो तमाम जजेस जिन्होंने 2000 में पीसीओ के तहत हलफ उठाया था वो सादिक और अमीन हैं? नहीं, उसमें पीसीओ में हटाने के बाद और उसके बाद फिर वो तमाम जो सूरत हाल को बाद में मीट करने के बाद और उसको अनडू करने के बाद वहाँ पर सादिक और अमीन की बात कहाँ से आ गई? आपका क्या ख्याल है कि जजेस हमारे पास सब इलेक्शन लड़ने जाते हैं? जिस दिन हम इलेक्शन लड़ने जाएंगे ना जजेस हमारे, या जिस दिन को आपको उनको कहना है कि आपकी अपॉइंटमेंट में जो हमारा आर्टिकल 175 और 175A है, उसमें एक कंडीशन ये भी है कि आप सादिक और अमीन हैं। और दूसरी बात है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये बात ज़ेब इसलिए नहीं देते कि ये खुद पीसीओ के और इस किस्म के कानून की पैदावार हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको पता होगा कि उमर बिन खत्ताब ने जब इस्लाम कबूल किया था, उससे पेशतर इस्लाम के वो खिलाफ थे, और जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और उसके बाद वो फिर आप देखें कितने इस्लाम के स्टांच सपोर्टर बने। ये होती है तब्दीलियाँ, रेवोल्यूशंस आती हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब को समझ जाना चाहिए कि ये वो जुडिशरी नहीं है जिन्होंने हल्फ उठाया या नहीं उठाया, ये वो जुडिशरी है जिन्होंने अपना कर्ज अल्लाह ताला की मेहरबानी से उतार दिया हुआ है। नून लीग तनकीद तो करती है, मियां नवाज शरीफ साहब जगह जगह हर चौक चौराहे में खड़े होकर तनकीद तो करते हैं। मौलवी तमीजुद्दीन केस से लेकर उसके बाद अपना ज़ियाउल हक के दौर में, फिर मुशर्रफ के दौर में बार बार जो है नजरिया ज़रूरत को अदालत ने तरजीह दी है। नहीं तो फिर नवाज शरीफ साहब को ये भी चाहिए कि जिस असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट ने इनकी असम्बली बहाल की थी 1993, उसकी भी बात माने, और फिर उससे पेशतर जिस बेंच ने या सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल की इनकी कंडोनेशन डिले इनको करके वो भी उसको भी फिर कहें गलत है। फिर जिस सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इनको इस मुल्क में आने की इजाज़त दी थी, नहीं तो वो जो डिक्टेटर था वो तो कहता था वन डेड बॉडी, उसको कहें उसको बुरा करें, ये नहीं होते। ये जुडिशियल फैसले होते हैं, और आप सिर्फ क्योंकि इसलिए नाराज़ हो कि आपके खिलाफ एक फैसला आ गया। और दूसरी मैं बात कहूँ, ये जो भी कुछ कर रहे हैं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ खुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनके साथ आपका ये जो पैमरा का महकमा है, जो डिपार्टमेंट है, वो भी इक्वली इन्वॉल्व है। अभी हमने हमारे जो शेख हसनुद्दीन साहब हैं, क्योंकि लीगल टीम गाइड करते हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने पिटीशन भी फाइल की है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, वो मेरे ख्याल थोड़े दिनों में लगेगी अभी इंशाल्लाह। सही है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम पूछेंगे इफ्तिखार चौधरी साहब से कि इतनी ज़्यादा तनकीद अब अदलिया पर हो रही है, यहाँ तक कहा जा रहा है कि फैसला पहले हो चुका था हटाने का, बाद में जवाब ढूंढा गया, इस पर जजेस खामोश क्यों हैं? बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। चौधरी साहब,
नवाज शरीफ साहब जब अदलिया पर तनकीद करते हैं, एक वो वक्त था कि जब अदलिया पर सिर्फ तनकीद होती थी, लेकिन आजकल तनकीद नहीं सिर्फ बल्कि बराह रास्त हमले हो रहे हैं अदालती फैसलों पर। वो अदलिया जिसकी बहाली के लिए लोगों ने जाने दी, जाने तक कुर्बान कर दी, आज उस अदलिया के फैसलों पर तनकीद नहीं बल्कि बराह रास्त हमले हो रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि हटाने का फैसला पहले हो चुका था, बाद में सिर्फ जवाब ढूंढा गया। तो इस पर जजेस खामोश क्यों हैं? सबसे पहले तो आप ये बात अपने ध्यान में रख लें, इनको हटाकर क्या कोई जज वहां पर प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा था, या उन्होंने किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनाना था? ये तो सिर्फ एक बात को जुठलाने के लिए कि मैं शायद सादिक और अमीन ही हूं, मुझे निकाला गया है, और ये गलत बात है। जजेस आपको पता है कि बोला नहीं करते हैं, ये कम बात है। पटिशनें जा रही हैं, अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पटिशनें लगेंगी, चेयरमैन पैमरा के अगेंस्ट भी और इनके खिलाफ भी, और इनके कुछ फैमिली के मेंबर भी जो कि बड़ी तनकीद करते हैं। और ये बात बिल्कुल सरीहन गलत है। जाहिर है कि हम तो जजमेंटें पढ़ते हैं, आप भी जजमेंट पढ़ सकते हो कि ऐसी कौन सी बात है। उस वक्त तो इनको मिठाइयाँ बांटने से फुर्सत नहीं मिल रही थी कि जनाब वो जेठी बन गई है, पता नहीं क्या हो गया है। और वहाँ पर असल में इनकी आदत ये है कि जैसे उन्होंने सज्जाद अली शाह के वक़्त में कोशिश की कि कोर्ट को मैनेज कर लें, कोशिश की कि जो अदारे उनको मैनेज कर लें। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि इस दफ़ा भी इनको यही शायद एक्सपेक्टेशन थी? लेकिन ये वो जुडिशरी नहीं है, ये वो जुडिशरी है जिसको सारे इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम ने बहाल करवाया हुआ है। ये बड़ी पावरफुल जुडिशरी है। साहब, एक और बड़ा अहम काबिल वज़ाहत नुक्ता है, आर्टिकल 62(1)(f) के तहत होने वाली नाअहली है वो मुस्तकिल होती है, जबकि आर्टिकल 63 के तहत जो नाअहली है वो आर्जी होती है, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की थी। जबकि 62(1)(f) के तहत नाअहली हुई है नवाज शरीफ साहब की, तो आर्टिकल 62 के तहत जो तमाम नाअहली हैं, जितनी भी हैं, आपके फैसले का हवाला दिया जाता है कि वो मुस्तकिल मुद्दत के लिए। क्या ऐसा ही है? नहीं, उसमें बड़ी वाज़े पोजीशन है। जो आर्टिकल 63 है वो डिस्क्वालिफिकेशन के मुताबिक है, और उसमें मुख्तलिफ जगहों पर सज़ाएँ तजवीज़ कर दी गई हैं। बिल्कुल, इसलिए हम कहते हैं कि आप कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 5 साल, वो तजवीज़ है। जब ख़त्म हो जाएगी तो वो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन चलेगी। जब आप 62(1)(f) टाइप की बात करते हो ना, तो वहाँ पर तजवीज़ नहीं किया हुआ है, वहाँ अहलियत है बुनियादी। वहाँ जो है ना आपकी तो अहलियत ही नहीं है। जब आपकी अहलियत आज नहीं है तो आपके 10 साल पर किधर से आएगी? आज अपने झूठ बोला है तो आप तो हमेशा झूठ बोलते हो। आज आप सादिक और अमीन नहीं है। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, इस्लाम की बुनियाद सिर्फ सच्चाई पर है। सच्चाई के अलावा जो झूठ है वहाँ पर कोई भी गुंजाइश नहीं है। इसको कहने की, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने को तसल्ली देने के लिए जो मर्जी कहते रहें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना पड़ेगा जो सच्चा आदमी है वही आपका लीडर बनेगा। इंसान की शख्सियत में इस्लाह भी तो हो जाती है कभी कभार। नहीं, जब आप बुराई से बेहतर की जाने पे तो जा सकता है। देखे ना, जब आप वो करोगे तो फिर आप कन्फेस करोगे ना, फिर आप मानोगे कि मैंने वाकई उस वक्त जो है ना ये बेईमानी की थी, मुझे कौम माफ कर दे। और उस वक्त फिर मतलब आपको कम से कम रिपेंट तो करना पड़ेगा। जैसे कौम तो कर सकती है, क्या अदलिया माफ कर सकती है? कोई ऐसा कोई कानूनी नहीं 62 को अगर आप पढ़े फॉर द टाइम बीइंग, जो कि मतलब जजमेंटें भी हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। 63 और 62 का मुझसे डिफरेंस पूछ रहे, वो मैंने आपको बताया। तो जो साहब, रेंजर्स का जो एक वाकया पेश आया गुज़श्ता हफ्ते, आपने देखा कि एहतसाब अदालत में पेशी के दौरान रेंजर्स ने वुज़रा को रोक लिया और मीडिया को रोक दिया, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा एक हमने महाज आ रही किसी कैफियत देखी, इदारों के दरमियान इस तरह का तासुर दिया गया। तो रेंजर्स क्या खुद बहुत आ सकती है अदालती अहाते के अंदर? जिस तरह जज साहब ने तो अपने ऑर्डर में अप्रिशिएट किया था रेंजर्स के इस कंडक्ट। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये वाकया होना नहीं चाहिए था। देखें, जहाँ तक नंबर 1 आप मीडिया की बात ले, मीडिया अगर ना हो तो आज मुल्क में लोगों को कोई जो है ना अवेयरनेस ना होती। और दूसरी बात है, मीडिया वो चीज़ें हाईलाइट करनी चाहती है जो कि सारी कौम को पता हो। किसी को क्या पता है कि यहाँ जो हियरिंग हो रही है वो जो रुझान में या शो में हमारे इलाके में जो लोग हैं उनको क्या पता है? ये गलत बात है। यस, रेगुलराइज आप कर सकते हैं, आप उनको पास दे दें, पास देकर आप बुला लें, एक। और दूसरी बात है कि जहाँ पर जो हमने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अखबारों में भी आई है,
एसपी जो हैं ऑपरेशन के एसएसपी, उन्होंने एक लेटर लिखा था। उसकी वजह ये थी कि लास्ट टाइम जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वहाँ पर तशरीफ़ ले गए थे पेशी करने के लिए, इनके साथ बहुत से लोग जाकर एंटर हो गए और एंटर होने की वजह से वहाँ कोई एटमॉस्फेयर कंजीनियल नहीं था, उसकी वजह से उनको जो है ना बाहर आना पड़ा। अब दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपने कहा कि रेंजर्स को बुलाने के लिए, रेंजर्स को ऑलरेडी आपने बुलाया हुआ है। आप 3-3 महीने के लिए रेंजर्स को बुलाते हैं यहाँ पर। ये उस वक्त से शुरू हुआ है जब यहाँ पर धरना था। आप फौज को और रेंजर्स को देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के नीचे आप सारे काम कर रहे हो ना, लेकिन ये वाकया नहीं होना चाहिए था। अब जो भी कुछ है वो गुजर गया, लेकिन आइंदा इसको रिपीट नहीं होना चाहिए। आजकल सिविल अस्करी जो क़यादत के दरमियान अदम तवाज़न और ताल्लुकात में अदम तवाज़न का तासर काफ़ी ज़्यादा आम है, तो आपको भी लगता है कि वाकई अदम तवाज़न है? DG ISPR तो कहते हैं कि खामोशी की भी ज़ुबान होती है, और अब तो अमेरिका ने भी हमें बताना शुरू कर दिया है कि आपके यहाँ इस्तेहकाम होना चाहिए हुकूमत, हम पाकिस्तान के मुस्तहकम हुकूमत देखना चाहते हैं। अमेरिका ने भी तशवीश का इज़हार कर दिया। क्या वाकई ऐसा है? हमारे पास आज पाकिस्तान के मुल्क की चारों सरहदें देखने के बाद ये मुझे बताएं, आपकी अल्लाह ताला की ज़ात के बाद हिफाजत कौन कर रहा है? सब तरफ आपके दुश्मन, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया सबसे बड़ा दुश्मन। उनके रॉ के एजेंट, आपने कोई एजेंट पकड़ा, सजा दी, लेकिन अब जिन हालात में वो गया, टाइम नहीं है, रिपीट नहीं कर सकते। आपकी फ़ौज को, आपकी फ़ौज के अदारे को लेट डाउन करने के लिए ये सारी इस किस्म की बातें होती हैं। मैं आपको बात बताऊं, हमेशा एक किसी भी मुल्क में अगर आपने अफरा तफरी पैदा करनी होती है, ये मतलब थ्योरीज आप पढ़ते जाएं, वो क्या करते हैं। अब मैं आपको मिसाल भी दूंगा, क्या हुआ था। उस मुल्क की फ़ौज को कमज़ोर करते हैं। जब फ़ौज को आप इतना कमज़ोर कर दें, अल्लाह ना करे कि लोगों के दिल में उनके लिए कोई अच्छी बात ना हो, मुतनफ़र होना शुरू हो जाए। ले लें मिसाल, मिस्र में क्या हुआ था, इराक में क्या हुआ था, लीबिया में क्या हुआ था, शाम में क्या कर रहे हैं। अपने मुफादात के मकासद हासिल करने के लिए फौज को, आज इस कौम को, डिक्टेटर्स की बात मैं नहीं करता, मैं डिक्टेटर्स के बहुत खिलाफ हूं, उस फौज की जो कि आज अल्लाह की ज़ात के बाद आपका तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, इसके पीछे खड़े हों आप। सही। और अगर आप इसके पीछे नहीं खड़ेंगे, आपके दुश्मन आपको खा जाएंगे। कितना पोरस बॉर्डर है आपका बलूचिस्तान। ये मैं कहता हूँ ना कोई अदारों में वो इस किस्म की कोई है, सिर्फ ये गवर्नमेंट की नाअहली है जिसकी वजह से वो अपने मकासद के लिए इस किस्म की बातें करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसे हालात पैदा हो गए, आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पर ये पार्लियामेंटेरियन जिनको इसमें एक ओथ में कोई समझ नहीं आई थी, वो बंदूकें उठाकर आपको डिफेंड करने के लिए जाएंगे? कोई अदारों में इस किस्म की कोई ना कशीदगी है, ना इनके ताल्लुकात ख़राब होने चाहिए। सारी कौम को अपनी डिफेंस, देखें कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया हुआ है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहा कि आप मार्शल लगाओ, मार्शल को सबसे ज्यादा कंडेम करने वाले हम लोग हैं। सही है, आप लोग हैं, मीडिया ने। मेरा अगला सवाल भी इसी मार्शल लॉ से मुतल्लिक है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम पूछेंगे इफ्तिखार चौधरी साहब से कि इन्होंने ही 2009 में जजेस का हलफनामा तब्दील किया था, तो अब जजेस का हलफनामा तब्दील होने के बाद क्या वो PCO के तहत हलफ उठा सकते हैं दोबारा? बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चौधरी साहब, ब्रेक से पहले मार्शल लॉ से मुतालिक बात हुई। अगर खुदा न खास्ता मार्शल लॉ लगता है तो इस सूरत में अब जजेस क्या PCO के तहत हलफ उठा सकते हैं? क्योंकि आप जब बहाल हुए तो 2009 में तो आपने तरमीम की थी जजेस के हलफनामे में कि अब वो PCO के तहत हलफ दोबारा नहीं उठा सकते। क्या वाकई ऐसा है? सबसे पहले तो आप ये बात अपने ज़हन में रख लें, इस मुल्क में इंशाल्लाह माशाल्लाह नहीं लगेगी। आप जैसे नौजवान, हम लोग तो अब ज़ाहिर अपनी इनिंग खेल चुके हैं, ये अपने जहन में रखें। अब इस मुल्क में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की आमद दरामदी होगी और कुछ नहीं होगा। एक बिल्कुल। जो दूसरी बात आपने कही है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का हमने केस सेटल किया था, उसमें हमने तमाम इस किस्म के जो कि जज साहबान PCO का हल्फ उठाया करते थे, उनके खिलाफ ममानियत की, और ममानियत करने के बाद उसी को हमने इनकॉर्पोरेट किया अपने इसमें जो हमारा
पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट हर जज पाबंद होता है। और आपको याद होगा कि जब हमने 3 नवंबर 2003 को एक रिस्ट्रेंड ऑर्डर पास किया था, उस रिस्ट्रेंड ऑर्डर की खिलाफ वर्जी में 100 से ज्यादा जजेस को अपने घर जाना पड़ा था। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई जज भी इस किस्म का काम नहीं करेगा कि वो अपने हल्फ की वफादारी से कोई और किसी की वफादारी करे और ओथ जाकर वहां पर ले ले। और इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो हमने उसमें वर्ड्स इनकॉर्पोरेट किए थे ना जजमेंट में, और फिर कोड ऑफ कंडक्ट में, ये फिर आर्टिकल 6 में भी आ गए हुए हैं। आर्टिकल 6 जब 8वीं तरमीम मिलाकर आप पढ़ें, उसमें भी ये बात है। ऐसी बात जो है वो कभी भी नहीं होगी। साहब, एक दो बड़े अहम सवाल हैं, मैं ब्रीफली इसके आंसर्स आपसे चाहूँगा। एक तो इमरान खान का केस भी सुप्रीम कोर्ट पे ज़ेर समात है और तहरीक इंसाफ ये तासुर दे रही है कि हमारा केस नवाज शरीफ के केस से मुख्तलिफ है, जबकि नून लीग का ये कहना है कि नवाज शरीफ का और इमरान खान का केस बिल्कुल एक जैसे ही हैं, इमरान खान को भी नाअहल होना चाहिए। तो आपकी नज़र में क्या वाकई केसेस में मुमासलत है या मुख्तलिफ है? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि क्योंकि मैटर सब जुडिस है, अब उन्होंने जहांगीर तरीन का भी केस सुनना शुरू कर दिया, तो इस पर जो है ना राय जनी नहीं होनी चाहिए। तो आपके दौर में तो 2 चेयरमैन नायब फारिग हुए थे और अभी इमरान खान साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस अहम आइनी ओहदे के तकर्रर के मामले पर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान मुकमका होने जा रहा है। क्या वाकई आपको भी ये खदशा है? अगर ऐसा मुकमका हुआ तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से सुप्रीम कोर्ट को जुडिशल पावर्स के इख्तियारात हैं और सुप्रीम कोर्ट इतनी माशाल्लाह अब स्ट्रॉन्ग है कि वो इस किस्म की, जैसे पहले भी उन्होंने स्ट्राइक डाउन की थी अपॉइंटमेंटें, इसको भी स्ट्राइक डाउन करेंगे अगर किसी ने पटिशन फाइल की। इसके अलावा इदारों के दरमियान डायलाग की एक बात हो रही है, फौज और पार्लियामेंट और अदलिया की। तो आइन के अंदर तो तमाम इदारों की हदूद और क़यूद का तयन है, तो आर्मी चीफ या चीफ जस्टिस क्या बात करेंगे आगे? नहीं, मैं तो बिल्कुल इसके मुखालिफ हूँ। अगर 1973 का आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के पढ़ो, आर्टिकल 7 को आप पढ़ो और उसके बाद दूसरी प्रोविजन को पढ़ें, तमाम अदारे अपना अपना काम कर रहे हैं और उनको करना चाहिए। और जुडिशरी कभी भी इस किस्म के डायलॉग में, बाकियों का तो मुझे नहीं पता क्योंकि वो तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन का है, वो मुझे नहीं पता, जुडिशरी कभी भी इस किस्म के डायलॉग में पार्टी नहीं बन सकती है। और ना ही जुडिशरी जाकर किसी के टेबल पर बैठकर जो है ना ये डिस्कशन करेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट हम ऐसे इख्तियार करेंगे और वो राइट हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे, ये कभी भी नहीं होता है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और जुडिशरी का काम ये होता है ओवरऑल सुपरविजन, और जुडिशन ओवरऑल जो सुपरविजन कर रही है वो राइटली कर रही है। आप देखेंगे बास टाइम जो है ना लोगों की जब खिलाफ फैसले आते हैं उनकी नाराज़गी होती है, लेकिन टाइम के साथ लोग खुद फील करना, महसूस करना शुरू कर देते हैं कि ये फैसला बिल्कुल बर वक्त था और ठीक फैसला हुआ था। सर, वन लाइनर आपका शॉर्टली मुझे एक आंसर चाहिए फाइनली। आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अब इलेक्शन में, चूंकि अब 1 साल लगे, इलेक्शन ईयर से कहा जा रहा है, तो तैयारी उस तरह से हमें दिखाई नहीं दे रही, पॉलिटिकली एक्टिविटीज उस तरह से ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही, आइनी तौर पर है लेकिन पॉलिटिकल नहीं है। तो क्या 2018 के इलेक्शन में जा रहे हैं आप? नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि हम असेंबली में विजिबल नहीं है इसलिए आप हमें कह रहे हैं तैयारी नहीं है। वैसे जहाँ तक एक्टिविटीज़ का ताल्लुक है, आइनी तौर पर या मतलब स्टेट पावर के लिहाज से वो जलसे जुलूस अगरचे हम नहीं करते, वो आजकल आपको पता सिक्योरिटी के बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन हमारी तैयारी है इसमें। इंशाल्लाह 2018 में पाकिस्तान जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी इलेक्शन में जाएगी। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, मैं शो में वक्त निकली। नाजरीन, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने बहुत से आइनी मामलों पर खुलकर अपनी राय का इजहार किया, बहुत शुक्रिया इनका। और नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने के लिए। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।